हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को एक बार फिर से आज़ाद सर की तरफ से आपका अपना चैनल आज़ाद सर एडूट्यूब पर स्वागत है। और आप सभी आज पढ़ेंगे जीव विज्ञान विषय के अंतर्गत कोशिका संरचना। इसके पहले की वीडियो में भी मैं कोशिका संरचना के बारे में आपको जानकारी दिया हूँ। आप लोग जान चुके हैं कि कोशिका क्या है। कोशिका आप जानते हैं कि जीव द्रव्य की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्यों कहते हैं, यह भी मैं आपको बताया हूँ। अब इसके बारे में कोशिका से संबंधित कुछ ऐतिहासिक घटनाएं, कोशिका की खोज किसने किया था ये मैं बताया हूँ। आप जानते हैं कि रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले 1665 ईस्वी में एक बोतल का जो काग होता है, ढक्कन, उसके कट को उसको चाकू से काटा और उसमें जो छोटे छोटे गोबर के छत्ते के जैसे छोटी छोटी रचनाएं पाए, उसी को कोशिका कहा था। नहीं, लेकिन बाद में चल कर के जब सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया लीवेनहॉक ने, और उसने जीवित कोशिका की खोज किया 1674 ईस्वी में। बाद में आगे चल कर के रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में बताया, अरे देखो इसमें वो पीछे वो और रचना है, देखोगे ये कोशिका के तो कोशिका है ही। कोशिका की खोज किसने कर दिया? रॉबर्ट हुक ने, जो निर्जीव कोशिका था। उसके बाद जीवित कोशिका के बारे में बताया सबसे पहले लीवेनहॉक ने, और उसके अंदर जो उसका मेन पार्ट्स जो होता है, कोशिका का मुख्य अंग जो होता है केंद्रक, उसकी खोज किया रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 ईस्वी में। उसके बाद पुरकिंजे ने 1839 में कहा कि कोशिका के अंदर एक तरल पदार्थ होता है जिसको क्या कहते हैं हम? कोशिका द्रव्य कहते हैं। स्वान एवं स्लाइडेन ने कोशिका से संबंधित विभिन्न सिद्धांत निकाला। स्वान ने पहले पादप कोशिका, स्लाइडेन ने जंतु कोशिका की खोज किया 1838-39 में क्रमशः, और 1838-39 में कोशिका सिद्धांत को किसने दिया? ये स्वान एवं स्लाइडेन ने। सबसे पहले बार फिर से वनस्पति कोशिका की खोज किया था स्लाइडेन ने 1838 ईस्वी में, एवं टी स्वान ने 1839 ईस्वी में जंतु कोशिका की खोज किया, और इससे संबंधित विभिन्न प्रकार के सिद्धांतों को अपने कोशिकीय सिद्धांत में प्रस्तुत किया। बाद में एमनॉल एवं इरस्का ने जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज किया, तो कोशिका के अंदर जो ये देख रहे हैं बहुत सारे कोशिकांग जो है, लवक, कोल्जिका, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, अंतरपदार्थ जालिका, रसधानियाँ, केंद्रक, ये सारी कोशिकांग को जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज हो गया एमनॉल एवं इरस्का द्वारा, उसके बाद हम विभिन्न प्रकार के कोशिकांग को भी देखें और उससे संबंधित गुणों का अध्ययन किए और उसके कार्यों को जाने। तो आज इस वीडियो में हम आपको मुख्यतः जंतु कोशिका और पादप कोशिका के बारे में विस्तार से बताएंगे, और इसके विभिन्न अंग जो हैं इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले तो कोशिका का जो मेन पार्ट्स है वो 3 भागों में हम कोशिका को बांट सकते हैं। सबसे पहला भाग जो हो गया कोशिका झिल्ली, सबसे फर्स्ट पार्ट कोशिका झिल्ली जो कोशिका को आकार प्रदान करेगा। दूसरा झिल्ली है कोशिका द्रव्य या प्रोटोप्लाज्मा, कोशिका द्रव्य, और तीसरा पार्ट है केंद्रक जो इसका मुख्य पार्ट होता है। ठीक है, ये कोशिका का सबसे मुख्य 3 भाग है। कोशिका झिल्ली सबसे बाहरी आकार जो उसको रचना प्रदान करता है, उसके अंदर जो तरल पदार्थ है उसको कहते हैं हम कोशिका द्रव्य, और उसके अंदर जो है वो केंद्रक सबसे मुख्य पार्ट्स है। अब वैसे कोशिका जिसमें केंद्रक उपस्थित होते हैं या विकसित अवस्था में होते हैं, उसको क्या कहते हैं हम? जो विकसित अवस्था में होंगे तो उसको कहते हैं हम यूकैरियोटिक कोशिका, जिसमें केंद्रक अनुपस्थित होंगे या उसके विभिन्न कोशिकांग अनुपस्थित होंगे, उसको कहते हैं हम प्रोकैरियोटिक कोशिका। यानी कोशिका के जो प्रकार हैं मुख्यतः 2 प्रकार के होंगे, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, वो भी मैंने पहले बता दिया है आपको। आज हम जानेंगे कोशिका के विभिन्न प्रकार के जो अंग हैं, कोशिकांग, उसको हम जानेंगे। कोशिका के विभिन्न अंगों में हम सबसे पहले कोशिका भित्ति, सबसे पहले जो सबसे जंतु कोशिका रहेगा तो कोशिका झिल्ली जो दोहरी कोशिका के बने होते हैं, लिपिड और प्रोटीन की, और इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट भरा होता है। और उसके ऊपर यदि पादप कोशिका रहेगा तो सबसे बाहरी जो है इसका जो सबसे कोशिका झिल्ली के ऊपर भी एक कठोर आवरण होता है, उसको कहते हैं हम
कोशिका भित्ति और ये सेलुलोज की बनी होती है। कोशिका भित्ति पादप कोशिका में पाए जाते हैं और इसके अतिरिक्त जो फंगी होते हैं, कवक होते हैं, उसके भी कोशिका के झिल्ली के ऊपर एक कोशिका भित्ति पाया जाता है। फ़र्क यह है कि पादप कोशिका की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है और जो फंजाई जगत के जितने भी कोशिका जो जंतुएं हैं उसकी जो कोशिका भित्ति होती है काइटिन नामक एक कठोर पदार्थ की बनी होती है। ठीक है, चलते हैं आगे। अब ये कोशिका झिल्ली क्या है और इसका कार्य क्या है। कोशिका झिल्ली एक चयनात्मक और अर्धपरागम्य झिल्ली होती है। चयनात्मक इसलिए क्योंकि यह कुछ पदार्थ को बाहर से अंदर की ओर पराचरण की क्रिया द्वारा आने देता है और कुछ को जो आवश्यक पदार्थ जिसको बाहर जाने की जरूरत होगा उसको जाने देता है, इसलिए इसको हम चयनात्मक कहेंगे। कोशिका झिल्ली क्या होता है, एक चयनात्मक झिल्ली होता है। ठीक है, इसी तरह ये कोशिका झिल्ली के बारे में जानेंगे। कोशिका झिल्ली क्या होता है, एक चयनात्मक परागम्य झिल्ली होता है। ठीक है, और ये कोशिका का एक आकार स्वरूप प्रदान करता है, आकार प्रदान करता है। कौन पदार्थ बाहर से अंदर आएगा, कौन पदार्थ अंदर से बाहर जाएगा, इसकी वो निर्णय करता है और आने या जाने देता है। इसके बाद है कोशिका झिल्ली जो होता है पराचरण की क्रिया द्वारा ये कुछ पदार्थ को आने देता है, जाने देता है, इसलिए इसको हम अर्धपरागम्य या चयनात्मक कहते हैं। इसके अंदर जो तरल पदार्थ है उसको कहते हैं प्रोटोप्लाज्मा या कोशिका द्रव्य। ये एक चिपचिपा पदार्थ होता है ना, लसलसा पदार्थ होता है। यह भी क्या होता है, परागम्य होता है। ये क्या होता है, परागम्य होता है। और इसके अंदर जो केंद्रक होता है, ये केंद्रक सबसे एक से मुख्य पार्ट है। इसी कारण केंद्रक के कारण ही कोशिका कार्य करती है। इसका मूल में जिस प्रकार से जीव जंतु का क्रियात्मक इकाई जो कोशिका है, इसी तरह के कोशिका का मुख्य क्रियात्मक अंग ये केंद्रक है। अब कोशिका के मुख्य कोशिकांगों के बारे में हम जानेंगे। कोशिका के अंदर जो मेन कोशिकांग है बारी बारी से हम पढ़ते हैं। सबसे मेन है, ये देख रहे हैं, ये जाली जैसा रचना होती है जो कोशिका द्रव में अधिकांश स्थानों को छेकता है और ये जालीदार रचना होती है, इसको कहते हैं अंतःप्रद्रव्य जालिका। अब ये दो प्रकार के अंतःप्रद्रव्य जालिका होते हैं, एक चिकनी और एक रुखरी। चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका ये है ना, और रुखरी अंतःप्रद्रव्य जालिका जिसके दीवारों के सतह के दोनों ओर रुखरी खुरदरी रचना होती है जिसको राइबोसोम्स कहते हैं। ये राइबोसोम्स के कारण ही प्रोटीन का संश्लेषण होता है। राइबोसोम्स का मुख्य काम प्रोटीन संश्लेषण होता है। और ये अंतःप्रद्रव्य जालिका जो होते हैं कोशिका झिल्ली से केंद्रक की जो झिल्ली होती है वहाँ तक, कोशिका झिल्ली से केंद्रक झिल्ली को जोड़ने का काम करता है। साथ ही साथ कुछ संवहनीय पदार्थ को ये परिवहन करने का भी काम करता है। इसका मुख्य काम है कुछ पदार्थों को जो पराचरण क्रिया द्वारा जो कोशिका झिल्ली के अंदर आया उसको यहाँ से कोशिका के केंद्रक के अंदर ले जाएगा या फिर यहाँ से कुछ पदार्थ को बाहर ले जाएगा। यानी कोशिका द्रव में मुख्य पदार्थों को परिवहन करने का काम यही अंतःप्रद्रव्य जालिका करते हैं। अंतःप्रद्रव्य जालिका जो है इसकी खोज सबसे पहले 1945 ईस्वी में अल्बर्ट क्लाउड ने किया था। ठीक है, अंतःप्रद्रव्य जालिका की खोज किसने किया था, अल्बर्ट क्लाउड ने 1945 ईस्वी में किया था। अंतःप्रद्रव्य जालिका कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, एक चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका और एक रुखरी अंतःप्रद्रव्य जालिका। इसका मुख्य काम जो है, जो चिकनी है, चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका जैसे ये है चिकनी, तो इसका मुख्य काम है लिपिड का निर्माण। अभी हम बताए थे कि कोशिका झिल्ली जो होते हैं ये दो सतहों के बने होते हैं, एक लिपिड और प्रोटीन की। तो ये लिपिड का निर्माण कहाँ होता है, ये चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका में होता है। उसी तरह चूँकि रुखरी अंतःप्रद्रव्य जालिका है, इसके सतहों तक राइबोसोम सटे होते हैं, अतः रुखरी अंतःप्रद्रव्य जालिका का निर्माण प्रोटीन संश्लेषण करने का काम होता है। जो राइबोसोम्स चूँकि प्रोटीन का संश्लेषण करता है, अतः प्रोटीन का निर्माण यही रुखरी अंतःप्रद्रव्य जालिका से सटे राइबोसोम्स के अंतर्गत होता है। सबसे मेन इसका काम है अणुओं का एवं कुछ प्रमुख पदार्थों का परिवहन। ठीक है, इसके अतिरिक्त प्रोटीन, वसा, एंजाइम एवं कुछ अन्य हार्मोन को बनाने का भी कार्य कौन करता है, यह अंतःप्रद्रव्य जालिका। अगला काम, कोशिका के द्रव जो है, जो कोशिका झिल्ली के अंदर और केंद्रक के बीच जो कोशिका द्रव है, इसको मेन आंतरिक सहारा प्रदान करता है यही अंतःप्रद्रव्य जालिका।
अंतःप्रदाप जालिका के बारे में जाने हैं। अंतःप्रदाप जालिका को हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कहते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या फिर अंतःप्रदाप जालिका, जो कि 2 प्रकार के होते हैं। इसकी खोज 1945 ईस्वी में अल्बर्ट क्लाउड ने किया था। अगला सबसे पहला हम बताए थे अंतःप्रदाप जालिका, देख रहे हैं अंतःप्रदाप जालिका यहाँ है, रुखड़ी अंतःप्रदाप जालिका और चिकनी अंतःप्रदाप जालिका यहाँ पर है। इसके बाद दूसरा जो पार्ट्स हैं, दूसरा कोशिकांग हम आगे बता रहे हैं। दूसरा हम चलते हैं, पहला हम बता दिए, पहला अंतःद्रव्य जालिका। अंतःद्रव्य जालिका की खोज 1995 ईस्वी में किसने किया था? 1945 ईस्वी में अल्बर्ट क्लाउड। ठीक है, अंतःप्रदाप जालिका के बारे में हम बताएं। अब आगे चलते हैं, अगला कोशिकांग, अगला कोशिकांग हम बता रहे हैं आपको। अगला दूसरा है गोल्जी काय। गोल्जी काय ये दोनों ही प्रकार की कोशिकाओं में, जंतु कोशिका में भी और पादप कोशिका में भी, दोनों ही प्रकार की कोशिकाओं में पाई जाती है। ये जनरली छोटे छोटे आप बैलून देते हैं ना, जो बच्चे का जो लंबे बैलून होता है, इस प्रकार के रचनाओं के रूप में होते हैं। इस तरह के रचनाओं में इस तरह होते हैं। यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर ये कोशिका है, यहाँ पर भी देखिए पादप कोशिका में है और ये जंतु कोशिका में, यहाँ पर देख रहे हैं ये इस तरह से रचना के रूप में गोल्जी काय पाया जाता है। गोल्जी काय की सबसे पहले खोज जो किया था कैमिलो गोल्जी ने। इसकी खोज किसने किया था? कैमिलो गोल्जी, इसीलिए इसका नाम पड़ा गोल्जी काय। कैमिलो गोल्जी ने गोल्जी काय की खोज सबसे पहले 1898 ईस्वी में किया था। कब? 1898 ईस्वी में किया था। इसी कार्य के लिए इनको 1906 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। कैमिलो गोल्जी ने गोल्जी काय की खोज किया और इस कार्य के लिए कैमिलो गोल्जी को 1906 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। गोल्जी काय क्या है? एक गुब्बारे की तरह एक रचना होती है, गुब्बारेदार रचना होती है। इसके गुब्बारेदार रचना में ये जो कुंडी जैसी रचना होती है, ये कुंडिका जो होती है, इसको सिस्टर्नी कहते हैं। ठीक है, एक के ऊपर एक जो सजे होते हैं कुंडिका जैसी रचना, उसको क्या कहते हैं? सिस्टर्नी। और ये जनरली केंद्रक से सटे होते हैं, केंद्रक के पास होते हैं या फिर केंद्रक से कुछ दूरी पर आएंगे, लेकिन एक मुख्यतः केंद्रक को सहारा प्रदान करते हैं गोल्जी काय। ठीक है, ये काम, इसको देखिएगा, गोल्जी काय का क्या कार्य है? ये कोशिका विभाजन के समय कोशिका झिल्ली के निर्माण में सहायता करते हैं। ये कोशिका झिल्ली के निर्माण में सहायता करते हैं कौन? गोल्जी काय। साथ ही साथ ये लाइसोसोम एवं पर ऑक्सीसोम के संश्लेषण में भी सहायता करता है। गोल्जी काय जो होते हैं वो अंतःप्रदाप जालिका अन्य कोशिकांगों से प्राप्त जो पदार्थ, परिवहनी पदार्थ होते हैं, जिसको संचयन करना होता है, संचरण करना होता है, उसके संचय में भी सहायता करते हैं। साथ ही साथ कभी कभी जरूरत पड़ता है कि उसको रूपांतरित कर दे, एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित करने के फलस्वरूप उनका परिवहन होगा, तो कुछ जो परिवहनी पदार्थ होगा उसको रूपांतरण करने में भी गोल्जी काय सहायक होते हैं। ये इसके अतिरिक्त ये शरीर के अंदर जो सरल शर्करा पदार्थ होते हैं उसको जटिल शर्करा में भी बदलने का काम गोल्जी काय करते हैं। ये गोल्जी काय दूसरा प्रमुख अंग जो हम बताए थे वो उसके बारे में बताया है। अब आगे चलते हैं तीसरी कोशिका, और भी प्रमुख बहुत सारे कोशिकांग हैं, तो हम एक एक करके सबको हम जानेंगे। आगे जो है तीसरा नंबर पे हम चलते हैं लाइसोसोम। तीसरा नंबर पे हम बता रहे हैं लाइसोसोम। लाइसोसोम को हम आत्महत्या की थैली कहते हैं। आत्महत्या की थैली, कोशिका को ये नाश करने का काम या कोशिका को पचाने का काम ये करता है। इसकी खोज सबसे पहले 1950 ईस्वी में बेल्जियम के वैज्ञानिक क्रिश्चियन डिडावे ने किया था। इसकी खोज किसने किया? 1950 ईस्वी में क्रिश्चियन
डी डवे, ये कहाँ के थे? बेल्जियम के, बेल्जियम के थे। इस कार्य के लिए इनको 1974 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। 1974 ईस्वी में इन्हें क्रिश्चियन डी डवे को नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। नोबेल पुरस्कार विजेता है। यही लाइसोसोम की खोज किया था। लाइसोसोम का काम मुख्यतः है, कभी कभी आप देखते हैं कि बहुत सारे कोशिका क्षय हो जाते हैं या उसके कोशिकाओं को अब यहाँ से हटना जरूरी है, क्योंकि ये इसके कोशिका के लिए हानिकारक हो जाएगा। कोशिका के बहुत सारे कोशिकाएं जो उसके लिए भविष्य में या उस समय यदि हानिकारक हो जाएगा तो उसको क्षय होना जरूरी है। या शरीर के जो मृत कोशिकाएं हैं उसको नष्ट होना जरूरी है। तो कोशिका को पचाने का, नष्ट करने का या क्षय करने का या फिर विभिन्न प्रकार के कोशिकांगों को समाप्त करने का काम लाइसोसोम से ही करता है। इसीलिए इसको आत्महत्या की थैली कहते हैं। यहाँ देखिए एक लाइसोसोम है, इसके अंदर एक प्रकार का तरल पदार्थ होता है जो विषैला होता है। जब भी ये क्षय करने की जरूरत होगा तो ये इसकी कोशिका के जो ऊपर की जो पुटी जो है, ऊपरी की जो झिल्ली होती है लाइसोसोम के, वो फट जाएगा और ये कोशिका द्रव जो है पूरे कोशिका में फैल जाएगा। ये लाइसोसोम के अंदर पाया जाने वाला द्रव है वो पूरे कोशिका में फैल जाएगा और इस कोशिका को मृत कर देगा या नष्ट कर देगा। इस तरह से इसके अंदर पाया जाने वाला तरल पदार्थ जो विषैला होता है इस कोशिका को नष्ट करने का काम करता है। ये लाइसोसोम का मुख्य काम पाचन या फिर बेकार कोशिकांग को हटाने का काम करता है लाइसोसोम। लाइसोसोम अवशिष्ट पदार्थों को निपटाने का काम करता है, पाचनकारी ये अंग है। ठीक है, लाइसोसोम स्तनपाइयों या लाल रक्त कण वाले कुछ जो जंतु हैं इसमें नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, इसका मुख्य काम एक बार फिर से कोशिका के अंदर बाह्य या हानिकारक पदार्थ को नष्ट करना, बेकार कोशिकांगों को या फिर कोशिकाओं को नष्ट करना। ठीक है, कोशिका की लाइसोसोम या कोशिकांग था, इसका खोज किया 1950 ईस्वी में क्रिश्चियन डी डवे ने, जो कि बेल्जियम के थे, और इस कार्य के लिए उनको 1974 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तीन हम कोशिकांग के बारे में बताएं। अगला कोशिकांग, सबसे प्रमुख कोशिकांग अभी तक का, माइटोकॉन्ड्रिया। आपके किताब में भी देखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको कि कोशिका का ऊर्जागृह कहते हैं। कोशिका का ऊर्जागृह। जितने भी प्रकार के सजीव हैं वो विभिन्न प्रकार के कार्यों को करने के लिए उसमें जो श्वसन की क्रिया होती है, श्वसन क्रिया में जो ऑक्सीश्वसन होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंतर्गत होगा। और इसमें ऑक्सीश्वसन के फलस्वरूप जो जैव ईंधन है उसका क्या होगा? ऑक्सीकरण होगा और उसके फलस्वरूप ऊर्जा का निर्माण होगा। ये ऊर्जा कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में होती है और वे माइटोकॉन्ड्रिया में ही एटीपी के रूप में, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट के रूप में माइटोकॉन्ड्रिया में संचित रहेगा और ज़रूरत पड़ने पर हम इस एटीपी को ही हम क्या करते हैं? ऊर्जा करते हैं। तो ये जैव ऊर्जा भी कहलाती है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर संचित जो ऊर्जा जो है वो जैव ऊर्जा कहलाती है। अब माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में जानिए। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया था? सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया की खोज 1857 ईस्वी में वॉन कोलिकर ने किया था। 1800 खोज किसने किया? 1857 ईस्वी में वॉन कोलिकर ने किया था। परंतु इसका नामकरण किसने दिया? इसका नामकरण जो माइटोकॉन्ड्रिया दिया है वो 1898 में कार्ल वेंडा, 1898 ईस्वी में कार्ल वेंडा ने इसका नामकरण किया और यही बताया कि कोशिका का यह ऊर्जागृह है, इसी में ही ऑक्सीश्वसन के फलस्वरूप क्या होता है? ऊर्जा का निर्माण होता है, जो एटीपी के रूप में इसी माइटोकॉन्ड्रिया में संचित होता है, जो हमें विभिन्न प्रकार के कार्यों में सहायता करता है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया? सबसे पहले वॉन कोलिकर ने, और 1898 में इसका नामकरण कार्ल वेंडा ने दिया था। माइटोकॉन्ड्रिया में मुख्यतः ऊर्जा का निर्माण होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का आकार गोल या सलकावत होता है। ये कोशिका द्रव में इधर उधर बिखरे होते हैं। इसमें अपना राइबोसोम्स एवं अपना
इसमें अपना राइबोसोम्स होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंतर्गत अपना डीएनए और अपना राइबोसोम्स होता है। जिस प्रकार कोशिका में राइबोसोम्स होता है, अपना डीएनए होता है, इसी तरह माइटोकॉन्ड्रिया के अंतर्गत भी राइबोसोम्स और डीएनए होता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में डीएनए और राइबोसोम्स के एंजाइम होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य होता है हम पहले ऊर्जा का प्रदान करना। माइटोकॉन्ड्रिया में ही ऑक्सीजन श्वसन के फलस्वरूप ऊर्जा उत्पन्न होता है। ठीक है। लवक, अगला है पार्ट्स लवक। लवक यानी प्लास्टिक। देख रहे हैं लवक यहाँ पर है। सबसे मेन है लवक जो होते हैं जंतु कोशिका में, आप देख रहे हैं लवक नहीं कहीं हो रहा। माइटोकॉन्ड्रिया पादप कोशिका में भी है, जंतु कोशिका में भी है। इस तरह लाइसोसोम्स भी दोनों प्रकार की कोशिका में है। इसके पहले गोल्जी का बताए थे, दोनों ही प्रकार की कोशिका में था। राइबोसोम्स, ये राइबोसोम्स भी दोनों प्रकार की कोशिका में है। अंतःप्रदार्थ जालिका भी दोनों प्रकार की कोशिका में था। लेकिन लवक, लवक किसमें होता है? लवक इसमें पादप कोशिका में होता है, जंतु कोशिका में नहीं होता है। किस प्रकार की कोशिका में लवक पाया जाता है? लवक पादप कोशिका में पाया जाता है, जंतु कोशिका में लवक नहीं पाया जाता है। लवक को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? प्लास्टिक्स। प्लास्टिक नहीं, प्लास्टिड्स। ये 3 प्रकार के होते हैं। लवक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। हरित लवक, हरित लवक, इसके बाद वर्णी लवक और अवर्णी लवक। ठीक है। हरित लवक को हम क्लोरोप्लास्ट कहेंगे, वर्णी लवक को हम क्या कहेंगे? क्रोमोप्लास्ट, और अवर्णी लवक को ल्यूकोप्लास्ट। फिर से अंग्रेजी में क्लोरोप्लास्ट। ये इसमें क्या होता है कि हरित लवक में एक हरे रंग का तरल पदार्थ पाया जाता है, वर्णक पदार्थ है, जिसको क्लोरोफिल कहते हैं। और क्लोरोफिल के कारण ही इसका रंग हरा होता है, इसको क्लोरोप्लास्ट कहेंगे। वर्णी लवक को हम क्या कहेंगे? वर्णी लवक यानी जो रंगीन होता है, इसको कहते हैं क्रोमोप्लास्ट। और अवर्णी लवक ल्यूकोप्लास्ट। ये पादप कोशिका में तीनों ही प्रकार की जो लवक है, प्लास्टिड्स जो है, वो पादप कोशिका में पाए जाते हैं, जंतु कोशिका में लवक नहीं पाए जाते हैं। लवक 3 प्रकार के होते हैं। जो पत्तियों या तना की जो नवजात तना होते हैं, जो हरे रंग का होता है, जो दिखाई पड़ता है, उसमें हरित लवक पाया जाता है। हरित लवक का रंग हरा क्यों होता है? क्योंकि उसमें हरे रंग का तरल वर्णक पदार्थ पाया जाता है, जिसके कारण उसका रंग, जिसको क्लोरोफिल कहते हैं, ये हरित लवक है। यही प्रकाश संश्लेषी क्लोरोफिल जो है प्रकाश संश्लेषी अंगक है, जो पत्तियों में पाया जाता है। या अंग यदि पूछेगा प्रकाश संश्लेषी अंग, तो पत्ती, और अंगक तो क्लोरोफिल। अब लवक, वर्णी लवक। वर्णी यानी नाम से पता है, वर्ण मतलब रंग, तो ये रंगीन होते हैं। जितने भी लाल, हरे, बैंगनी, ब्लू, नीला, पीला, ये सब होते हैं। जनरली फूल में या फिर बीज में या फिर फल, जो रंगीन फल होते हैं, उसके निर्माण में ये सहायक होते हैं वर्णी लवक। यानी फूल में, बीज में, बीजावरण में, फलों में, ये सब वर्णी लवक पाए जाते हैं, यानी क्रोमोप्लास्ट पाए जाते हैं। अवर्णी लवक जिसमें कि रंग नहीं पाए जाते हैं, जड़ में, जड़ देखते हैं सफ़ेद रंग का होता है, इसमें अवर्णी लवक पाया जाता है। ठीक है। लवक के बारे में मैं बता दूं कि लवक की खोज सबसे पहले, जो पादप कोशिका में जो लवक पाया जाता है, इसकी खोज सबसे पहले 1865 ईस्वी में अर्नेस्ट हीकेल, इसकी खोज किसने किया? 1865 ईस्वी में अर्नेस्ट हीकेल ने इसकी खोज किया था। लवक की खोज अर्नेस्ट हीकेल ने किया था 1865 ईस्वी में। ये पादप कोशिका में पाया जाता है, परंतु जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। लवक के बारे में हम पढ़ लिए। अब अगला प्रमुख अंग है राइबोसोम्स, जिसका मुख्य काम है प्रोटीन संश्लेषण। प्रोटीन जो हमारी कोशिका के विकास में सहायता करते हैं, शरीर के विकास में सहायता होता है, और साथ ही साथ कोशिका झिल्ली इत्यादि के निर्माण में, डीएनए के निर्माण में ये प्रोटीन सहायता करते हैं। तो अगला पार्ट राइबोसोम्स। राइबोसोम्स जो है कोशिका में इधर उधर दानेदार रचना के रूप में बिखरे रहते हैं, दोनों ही प्रकार की कोशिका में।
जंतु कोशिका में भी और पादप कोशिका में भी राइबोसोम पाए जाते हैं। और ये कोशिका पूरे कोशिका द्रव में इधर उधर भी दानेदार गोल रचना के रूप में बिखरे होते हैं, या फिर जो रुखरी अंतःप्रद्रव जालिका है उसके दोनों दीवारों के सतह पर चिपके होते हैं राइबोसोम्स। राइबोसोम्स की खोज किसने किया? राइबोसोम्स की खोज जॉर्ज एमिल पैलेडे ने 1955 ईस्वी में किया था। 1955 ईस्वी में जॉर्ज एमिल पैलेडे ने इसकी खोज किया था। जॉर्ज एमिल पैलेडे ने 1955 ईस्वी में राइबोसोम्स की खोज किया था। राइबोसोम्स कोशिका द्रव में इधर उधर बिखरे होते हैं या फिर अंतःप्रद्रव जालिका में ये क्या रहते हैं? बिखरे रहते हैं। इसका मुख्य काम है प्रोटीन का संश्लेषण करना, आरएनए तथा प्रोटीन का निर्माण में ये सहायता करते हैं। साथ ही साथ ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका दोनों प्रकार की कोशिका में पाए जाते हैं। स्तनधारी में लाल रक्त कण में ये नहीं पाए जाते हैं। इसका मुख्य कार्य प्रोटीन संश्लेषण। इसका मुख्य कार्य क्या है? प्रोटीन का संश्लेषण में ये सहायता करते हैं। प्रोटीन संश्लेषण करना ये मुख्य काम है ना। एवं आरएनए का राइबोक्सी न्यूक्लिक एसिड का निर्माण में ये सहायता करते हैं। प्रोटीन संश्लेषण और आरएनए के निर्माण में कौन सहायता करते हैं? राइबोसोम्स। ठीक है। अगला कोशिकांग रसधानियां। रसधानियां या इसको रिक्तिकाएं भी कहते हैं। रिक्तिकाएं, इसका मुख्य काम एक्चुअली ये कोशिका की आकार को वृद्धि करने में सहायता करते हैं और एक निश्चित दृढ़ता प्रदान करता है रसधानी। कुछ एक कोशिकीय जंतु में भोजन को पचाने का भी यह रसधानियां कार्य करते हैं। जैसे अमीबा में हम बताए थे भोजन का पाचन 3 चरणों में होता है। उत्पाद की सहायता से भोजन को अंतर्ग्रहण कर लेगा और भोजन अंदर जाएगा तो रसधानी में ही भोजन पचेगा एवं अवशिष्ट पदार्थ अस्थायी छिद्र के द्वारा बाहर निकल जाता है। तो रसधानियां जो एक कोशिकीय जंतु में भोजन को पचाने का भी काम करती हैं। रसधानियां मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं: द्रवयुक्त रसधानियां, खाद्य रसधानियां और संकुचनशील रसधानियां। रसधानी की खोज किसने किया? सबसे पहले रसधानी की खोज 1855 ईस्वी में कार्ल नैगली और सी क्रैमर ने किया था। खोज नोट करते जाइएगा आप लोग। 1855 ईस्वी में कार्ल नैगली एंड सी क्रैमर ये ने रसधानी की खोज किया था। रसधानी जंतु कोशिका एवं पादप कोशिका दोनों में पाया जाता है, लेकिन जंतु कोशिका में यह रसधानियां या रिक्तिकाएं छोटी होती है और पादप कोशिका तो अधिकांश भाग रसधानियों से ही भरा होता है। यही पौधे को आकार वृद्धि करने में सहायता करते हैं। रसधानी पादप कोशिका में बहुत बड़े बड़े होते हैं। कुछ पादप कोशिका में तो कोशिका का अधिकांश भाग रसधानियों से ही भरा होता है। समझे? ये मुख्यतः जो है कोशिका का आकार वृद्धि करने में मदद करता है। कुछ एक कोशिकीय जंतु को भोजन पचाने में भी सहायता करते हैं। ठीक है। इसके बाद कोशिका का प्रमुख अंग केंद्रक, जिसके बारे में हम बताए थे कि केंद्रक की खोज किसने किया? केंद्रक की खोज ब्राउन ने 1831 ईस्वी में किया था। रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज 1831 ईस्वी में किया था और यह कोशिका का सबसे प्रमुख अंग है। प्रत्येक कोशिका में एक केंद्रक अवश्य पाए जाते हैं और जब कोशिका विभाजन होते हैं, एक कोशिका से 2 कोशिका बनेंगे माइटोसिस या मेयोसिस विधि द्वारा, तो उसमें प्रत्येक कोशिका में एक एक केंद्रक जाएगा और इस केंद्रक के विभाजन में सेंट्रोसोम्स या उसके जो है क्रोमैटिड जालिका जो होते हैं, आकार जो होते हैं, ये सब मदद करते हैं। विभिन्न केंद्रक और केंद्रक के अंदर फिर छोटी सी एक प्रमुख रचना होती है जिसको केंद्रिका कहते हैं। केंद्रक के चारों ओर भी एक झिल्ली होती है, आवरण होता है जो केंद्रक को रचना प्रदान करता है, जिसको कि हम केंद्रक द्रव कहते हैं और केंद्रक झिल्ली कहते हैं। और केंद्रक झिल्ली और उसके अंदर जो प्रमुख रचना है केंद्रिका, उसके अंदर भी एक प्रकार का तरल पदार्थ पाया जाता है जिसको कि हम केंद्रक द्रव्य कहते हैं। तो इस तरह से
कोशिका के विभिन्न कोशिकांगों के बारे में हम एक एक करके बताए, उनकी खोज किसने किया, उसका प्रमुख कार्य क्या है, ये आप लोगों ने इस वीडियो में देखा। आगे वीडियो में हम बताएंगे कि किस प्रकार से सेंट्रोसोम बताए थे कि जंतु कोशिका में होते हैं, पादप कोशिका में नहीं होते हैं। अब हम आगे वीडियो में हम जंतु कोशिका और पादप कोशिका में प्रमुख अंतर, और फिर एक हम बताएंगे कि यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिका में प्रमुख अंतर क्या है, इसको मैं बता देता हूँ। इस वीडियो में ही आपको थोड़ा उसका प्रमुख अंतर जो है इसको मैं दिखा देता हूँ, आप इसको नोट कर लीजिएगा। ये है जंतु कोशिका और पादप कोशिका में प्रमुख अंतर, आप नोट कर लें। ये जंतु कोशिका और पादप कोशिका में प्रमुख अंतर जो है, जैसे कि जंतु कोशिका के ऊपर कोशिका झिल्ली पाया जाता है, कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है। देख रहे हैं, जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर सबसे पहला है कि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है ना, और पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाया जाता है जो सेलुलोज की बनी होती है। सबसे पहला प्रमुख अंतर है। जंतु कोशिका के बाहरी आवरण कोशिका झिल्ली कहलाता है, पादप कोशिका में ऊपर बाहरी आवरण कोशिका भित्ति कहलाता है। जंतु कोशिका में भी बताए थे कि हरित लवक नहीं पाया जाता है, जबकि पादप कोशिका में हरित लवक पाया जाता है। लवक पादप कोशिका में पाए जाते हैं, जंतु कोशिका में पाया नहीं जाता है। और तीसरा प्रमुख अंतर है कि जंतु कोशिका में सेंट्रोसोम्स जो है पाए जाते हैं और पादप कोशिका में सेंट्रोसोम्स नहीं पाए जाते हैं। तो चौथा अंतर बताए थे कि जंतु कोशिका में जो रसधानियाँ जो हैं या रिक्तिकाएँ जो है छोटी होती हैं और पादप कोशिका में रिक्तिकाएँ बड़ी होती हैं। अगला है कि जंतु कोशिका में केंद्रक जनरली मध्य में होते हैं और पादप कोशिका में केंद्रक कोशिका द्रव के भित्ति के पास होता है। जनरली यहाँ पर ये क्यों ध्यान दें, यहाँ मध्य में होगा, और यहाँ जो होते हैं, यहाँ हम जो बता दिए हैं, यहाँ जनरली यहाँ पर केंद्रक होगा। ठीक है, पादप कोशिका में केंद्रक मतलब एक दिशीय होते हैं और जंतु कोशिका में जनरली मध्य में होते हैं। अगला है पादप कोशिका अपना आकार नहीं बदलती है, मतलब निश्चित आकार की होती है पादप कोशिका, जबकि जंतु कोशिका भिन्न भिन्न आकार के गोलाकार, बेलनाकार, शल्काकार इत्यादि होते हैं। जंतु कोशिका प्रायः छोटी होती है और पादप कोशिका बड़ी होती है। ये जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर फिर से एक बार बताते हैं। जंतु कोशिका और पादप कोशिका हम चित्र से बता दिए हैं, यह है जंतु कोशिका और यह है पादप कोशिका। मुख्य अंतर कि जंतु कोशिका में कोशिका झिल्ली सबसे बाहर पाया जाता है जो लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है, और पादप कोशिका के सबसे बाहरी आवरण को कोशिका भित्ति कहते हैं जो सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है, दूसरा अंतर है कि जंतु कोशिका में जो केंद्रक जो होते हैं बीच में पाए जाते हैं लगभग, और पादप कोशिका का केंद्रक किसी कोशिका झिल्ली के या कोशिका भित्ति के तरफ एक दिशीय हो जाता है। तीसरा अंतर है कि जंतु कोशिका में हरित लवक नहीं पाया जाता है, लवक नहीं पाया जाता है, पादप कोशिका में लवक पाए जाते हैं। जंतु कोशिका में रसधानी या रिक्तिकाएँ छोटी होती है, पादप कोशिका में रसधानी या रिक्तिकाएँ बड़ी होती है। उसके बाद जंतु कोशिका में सेंट्रोसोम्स पाया जाता है, पादप कोशिका में सेंट्रोसोम नहीं जाता। इसमें लवक नहीं पाया जाता है और इसमें लवक पाया जाता है। जंतु कोशिका में लवक नहीं, पादप कोशिका में लवक पाया जाता है। तो दूसरी ओर जंतु कोशिका में सेंट्रोसोम पाया जाता है, पादप कोशिका में सेंट्रोसोम्स नहीं पाया जाता है। जंतु कोशिका का आकार छोटी होती है और विभिन्न आकार की होती है, पादप कोशिका के आकार अपेक्षा जंतु कोशिका से बड़ी होती है और एक खास आकार की होती है। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा आपको, ठीक है, कमेंट करें, और अगला वीडियो में आपको फिर से जीव विज्ञान का इस चैप्टर का शेष भाग अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। तब तक धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। जय हिंद।